Hello everyone, welcome back to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, comment and press the bell icon for my channel. And today we are going to start for standard 12th Human Capital Formation, that is unit 7, and the whole unit carry 22 marks, and that is a chapter from that unit, Human Capital Formation. Children, basics of this chapter you have already done in 9th standard also. So let me start today. The contents which we will do today, children, that all contents are according to the revised syllabus of CBSE for session 2020 and 21. These are the following contents we have to do only. That is, what is human capital, its meaning, sources of human capital formation, role of human capital in economic development. So these are the following contents. Clear? Now next, what is human capital? Human capital है क्या? So it refers to the stock of skills and expertise of a nation at a given point of time. कि एक समय पे हमारी कंट्री का जो सम टोटल ऑफ स्किल्स है, कितनी स्किल्स है हमारी कंट्री के पास, कि क्या उनकी एक्सपर्टीज़म है, उसका टोटल, दैट इज ह्यूमन कैपिटल. सो नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सम टोटल ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज? स्किल्स और एक्सपर्टाइज से हमारा क्या मतलब है? What it mean? So let me give some examples to you. Like doctor use their knowledge and skills to treat their patient. डॉक्टर क्या करता है? अपने स्किल्स को यूज़ करके अपने पेशेंट्स को ट्रीट करता है. एडवोकेट डील करता है अपने क्लाइंट्स के साथ. टीचर अपने स्टूडेंट्स को टीच करती है. सभी पर्सन के अंदर एक एबिलिटी होती है जो वो अपने काम में यूज़ करते हैं. मतलब कि अगर वो एबिलिटी नहीं है उनके अंदर तो वो काम करने का सोच भी नहीं सकते. अब टीचर पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकता, एडवोकेट टीचिंग नहीं दे सकता, डॉक्टर अपने क्लाइंट्स को मतलब केस उनके सॉल्व नहीं कर सकता, वो काम किस करेगा? एडवोकेट करेगा. सो दीज आर नॉन एज स्किल्स ऑफ आर कंट्री. दे यूज देयर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़म टू सर्व आर कंट्री एंड हेल्प्स टू रेज द जीडीपी ऑफ आर कंट्री, जिसकी हेल्प से हमारी कंट्री की जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं ग्रोस डोमेस्टिक इनकम राइज होती है. बट इट डजंट मीन दैट वी विल ऐड द स्किल्स ऑफ एजुकेटेड वंस ओनली. We will not neglect the services of uneducated ones also. चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, हर पर्सन अपनी स्किल्स का यूज़ करता है और सभी की स्किल्स से यूज़ करके जो प्रोडक्शन हो रही है उसका सम टोटल इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. सो स्किल्स आर नॉट रिलेटेड टू रिच और पुअर, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, like cobbler, mender, carpenter, domestic workers, sweeper, maids at home. These people use their own skills in their different works. Children societies need sufficient good human capital to produce other human capital out of human resources. अब हमारे पास जो resources हैं, जब हम किसी के अंडर काम करेंगे तो वो पर्सन हमारी स्किल्स को फॉर्मेट करेगा, उसे राइज करेगा. अब डॉक्टर नर्सिस को काम देता है, उनसे काम करवाते हैं. इंजीनियर्स अपने अंडर छोटे मोटे लोगों से काम करवाते हैं, साइंटिस्ट के अंडर काम कर रहे हैं. अब ये लोग जो काम कर रहे हैं उसका जो फ़ायदा मिलेगा वो हमारी कंट्री को मिलेगा. अब टीचर पढ़ाता है तो बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी तो आने वाला भविष्य है, हमारी लाइफ, हमारी फ्यूचर है हमारी इकोनॉमी का. तो वो क्या हो रही है? हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट हो रही है. सो जस्ट लाइक आवर कंट्री, फिजिकल रिसोर्सेज कैन टर्न लाइक लैंड इनटू फिजिकल कैपिटल. Likewise, factories, industries, similarly it can also turn human resources, जैसे कि students into human capital like engineers, doctors. So these are the certain examples. Thus, human capital formation done with an expectation that it will increase future income sources, कि उससे हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इसलिए ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेट किया जाता है. अभी ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेट की जाती है यानी कि स्किल्स को फॉर्मेट उन्हें बढ़ाया जाता है, उसे फॉर्मेट करने का हमारे पास क्या तरीका है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है क्या? व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज थ्रू वेरियस फैक्टर्स और सर्विसेज. सो लेट वी स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ सोर्सेज एंड फैक्टर्स. सोर्सेज पूछे जाएँ या फैक्टर्स पूछे जाएँ, दैट इज़ द सेम थिंग. या तो आपसे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पूछा जाए तो एनी 3 पॉइंट्स यू विल एक्सप्लेन, या स्पेशली कोई एक सिंगल पॉइंट्स हमसे एक्सप्लेनेशन के लिए मांगा जा सकता है एग्जाम में. सो द फर्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. दीज आर द सर्टन पॉइंट्स थ्रू विच वी कैन एक्सपेंड ह्यूमन स्किल्स. तो लेट वी स्टार्ट डिस्कशन विद द फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन यू कैन से. Like an industrially spends on the capital good with an expectation that these capital goods will arise income in the future.
कि अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कैपिटल गुड्स के ऊपर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन्वेस्टमेंट की, उसका फ़ायदा आने वाले फ्यूचर में होगा, क्योंकि उन मशीन्स के ऊपर लगातार प्रोडक्शन होगी, एक बार प्रोडक्शन करने के बाद नहीं रुकने वाली, वो सालों साल प्रोडक्शन चलती रहेगी। तो उस तरीके से वो एक्सपेंडिचर, उसी तरीके से एक्सपेंडिचर अगर एजुकेशन पे किया जा रहा है वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। जैसे इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स पे की एक प्रोड्यूसर ने गुड्स खरीद के, कैपिटल गुड्स खरीद के, उसी तरीके से एजुकेशन पे भी जो इन्वेस्टमेंट की जो खर्चा किया जाएगा वो क्या है हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट। इट इज़ द असेट नॉट अ लायबिलिटी। सो इट इज़ एन असेट विच विल इंक्रीज फ्यूचर इनकम। आने वाले सालों में इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। हाउ मच वी विल स्पेंड टुडे इन मल्टीप्लाई वेज इट राइज इनकम टू द इंडिविजुअल्स। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। क्लियर दिस वन? Investment in education. Now move to the second point, expenditure on health. Children health care is another factor to human capital formation. जैसे कि किसी ने कहा है, someone said, a sound mind lies in sound body. I repeat, a sound mind lies in sound body. स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। एंड इट इज़ नेसेसरी दैट बॉडी रिमेन्स वेल, ताकि हमारा दिमाग भी सही तरीके से काम करता रहे। क्योंकि अगर कोई पर्सन बीमार रहेगा, वो इल मैन कभी भी अच्छे से काम नहीं कर सकता, वो लेज़ी रहेगा कंपेयर टू द हेल्दी पर्सन। सिक लेबर विदाउट असेस टू मेडिकल फैसिलिटीज़ इज़ कंपेल्ड टू एब्सटेन फ्रॉम वर्क, वो अपने काम से एब्सेंट रहेगा। एंड देयर इज़ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, इससे काम भी रुकेगा, काम भी नहीं होगा। सो हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स एंड इज दस एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि लेबर जहाँ काम कर रही है उसके काम में ट्रेनिंग्स दी जाए। टाइमली ट्रेनिंग्स ज़रूरी है। चाहे हम स्कूल में जॉब करते हैं, हमें बीच में टाइम टू टाइम CBSE की तरफ से ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, हाउ टू एक्सपेंड आवर नॉलेज, हम लोगों के बीच अपनी नॉलेज को कैसे एक्सपेंड करें, कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे शेयर करें, कुछ नया कैसे अटेन करें। तो दीज आर द ट्रेनिंग्स। सो जनरली फर्म प्रोवाइड जॉब्स बट दे डोंट गिव ट्रेनिंग्स इन बिटवीन। फर्म शुड स्पेंड ऑन गिविंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू देयर वर्कर्स। उनको टाइम टू टाइम जॉब ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने वर्कर्स को। बहुत से फॉर्म्स हैं, बहुत से तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे सकते हैं। लाइकवाइज द वर्कर्स में बी ट्रेन्ड इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड लेबर। किसी स्किल्ड वर्कर के नीचे हम किसी पर्सन को काम में लगा दें तो उसे ट्रेनिंग मिल जाती है ऑटोमेटिकली, कैसे काम करना है, कुछ नया तरीका मिल जाता है। सेकेंडली, द वर्कर्स में बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। ऑफ कैंपस ट्रेनिंग में उसे डाल दिया जाए। तो इन बोथ ही केसेस फर्म्स इनकर सम एक्सपेंसेस, फर्म को ही खर्चा करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, लेबर प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसका फ़ायदा हमारे खर्चे से कहीं ज़्यादा होता है, विच बिकम्स मोर देन द कॉस्ट ऑफ इट। सो फर्म्स विल दस इंसिस्ट दैट द वर्कर्स शुड वर्क फॉर अ मिनिमम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर देयर ओन द जॉब ट्रेनिंग। उससे क्या फ़ायदा मिलता है, उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद उन्हें ज़्यादा बेटर तरीका मिल जाता है कि कैसे काम किया जाए। तो उनकी ट्रेनिंग की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी भी राइज हो जाती है। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह भेजना। माइग्रेशन रेफर्स मूविंग इन सर्च ऑफ जॉब्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दैट फेच दैम हायर सैलरीज, जिससे उनकी सैलरीज भी बढ़ जाती है। अब आप लोग देखते होंगे कि आपके पापा की ट्रांसफ़र हो गई, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गई, तो उसे प्रमोशन कहा जाता है। उससे क्या होता है कि सैलरी हमारी रेज हो जाती है। सो व्हेन हायर सैलरीज वी विल गेट, ऑब्वियसली वी विल बी अट्रैक्टेड टू मूव टू द अदर प्लेसेस, so they may get in their native places. Unemployment is a reason for the rural urban migration in India. Technically qualified persons like engineers and doctors migrate to other countries because of higher salaries that they may get in such countries. At once migration seems to be costlier due to the changing from one place to another. एक बार वो महंगा लग सकता है क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी खर्चे लग जाते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का, हायर रेंट का, फैमिली बोदरेशन, एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, दे ऑल विल बोदर. So, but the enhanced earnings in the new place outweigh the cost of migration. You can say भरपाई हो जाती है. Hence, expenditure on education is also a source of human capital formation. Last point of sources is expenditure incurred for acquiring information relating to the labor market and other markets.
Children like people want to know the level of salaries associated with various types of jobs. Obviously हम जानना चाहते हैं whether the education institutions provide the right type of employable skills and at what cost. Like school gives timely information through various ways about the features and qualities of the school. Labor markets give advertisement where the jobs are available and the types of jobs with approx सैलरीज एस्टिमेशन आइडिया दे देते हैं हम लोग को कितनी सैलरी मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अट्रैक्ट होकर की इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं. थ्रू विच पीपल कैन अटेन इन्फॉर्मेशन वेयर दे कैन यूज़ देयर एक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज. अपने स्किल्स का अपनी नॉलेज का यूज़ करके ही काम में लगते हैं. सो दिस इंफॉर्मेशन इज़ नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज efficient utilization of the acquired human capital stock. Clear? Now let's move to the next topic. Role of human capital in economic development, or you can say relationship between human capital and economic growth. Human capital का रोल पूछा जाए एग्जाम में या उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप पूछा जाए, बात एक ही है फॉर द 3 marks. What are the important points we will discuss in this? So students, from the beginning of the chapter we are discussing about human capital, which is known as the sum total of skills, which shows if there is more human capital in the country, it will give more income to our country, or we can say the rate of economic growth will rise. And economic growth means the increase in real national income. क्या बढ़ रही है हमारी? real national income बढ़ रही है हमारी country की. So it refers to the development of our country. How much will get invested in human capital? More will be the contribution in the economic growth. जितना हम human capital में invest करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी economy की growth में contribution होगा. तो naturally हम कह सकते हैं कि educated person gives more contribution compared to the illiterate one. पढ़ा लिखा इंसान ज़्यादा contribution देगा कंपेयर टू द जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अब इकोनॉमी की ग्रोथ में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, वो ज़्यादा कमाएगा. एन एजुकेटेड पर्सन नोज हाउ टू यूटिलाइज देयर स्किल्स. उसको पता है अपने स्किल्स का कैसे बेटर वे में यूटिलाइजेशन करना है. एंड गिव न्यू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस टू द सोसाइटी. वो अपने काम में नए नए तरीके अपने आप से खोज लेता है कि उसे क्या नया करना है, किस तरीके से करना है, सोसाइटी को, इकोनॉमी को क्या नया देना है, ताकि इकोनॉमी को कुछ इनकम में भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके और अच्छे से अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन मिले. They understand the changes in society which comes in a regular way because thinking, taste and preferences never be constant. वो कभी भी constant नहीं रहते, हमेशा change होते रहते हैं, चाहे वो किसी भी field में हो. So they can easily adapt new technologies and can understand how to use it. Same ways, उसी तरीके से healthy person जो है वो regular रहता है अपने काम में. He will give regular supply without interruptions from time to time. वो बार बार रुकावट नहीं आएगी उसके काम में, वो लगातार काम पे पहुँचेगा, छुट्टी भी नहीं लेगा अगर हम कंपेयर करें किसी इल पर्सन से. सो वी कैन से दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर द मेन फैक्टर्स along with many other factors like on the job training, market information, migrations. So all these factors enhanced productivity of human capitals which contributes to economic growth, or we can say it enhances the productivity of human beings which contributes to economic growth. Children, but sometimes it is difficult to explain that with how much income in human capital increase the rate of economic growth due to measurement problem. For example, a teacher who is teaching in the class with 50 students, some of them will give 95% result, some will give 100%, or few students who are exceptional ones, we can say maybe score just passing marks. So due to so many reasons like teacher pupil ratio, enrollment rates, etc., it's difficult to measure the growth of a class on the basis of particular teaching. Similarly, health services measured in monetary terms, life expectancy and mortality rates may not reflect the true health status of the people in a country. So using the indicators mentioned above, improvement in education and health sectors and growth in real per capita income in both developing and developed countries shows that the human capital growth in developing countries has been faster, but the growth of per capita real income has not been that fast. I repeat, in both developing and developed countries, it shows that the human capital growth in developing countries has been faster. Human capital growth तो हो रही है, ह्यूमन स्किल्स की ग्रोथ हो रही है, लेकिन पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही. अब उसका रीज़न क्या है? दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर 1 mark. द रीज़न इज़ दैट
higher income cause building of high level of human capital. The reason is that higher income cause building of high income of human capital and vice versa of human capital, which causes growth of income. So how much our country earns, it depends on human capital, so that in return they can raise the level of income. So we can say there is a पॉजिटिव रिलेशन. कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, ह्यूमन कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्रोथ ऑफ इनकम के साथ. जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा हमारी ह्यूमन कैपिटल स्किल्स के ऊपर, उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमिकली ग्रोथ होगी. चिल्ड्रन, इन योर एनसीईआरटी बुक वन टेबल इज गिवन which is a select indicators of development in education and health sectors. So these are the particular indicators are given, that is real per capita income, crude death rate with the per thousand population which will be measured, infant mortality rate, life expectancy at birth, literacy rate. real per capita income कितनी है, per person income कितनी है, crude death rate per thousand के रेट से हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है कितने लोगों की डेथ हो रही है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल से कम बच्चों की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाना पर थाउजेंड के रेट से. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से लेके डेथ तक की कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एस्टिमेशंस है उसका कंपैरिजंस. लिटरेसी रेट, कितने बच्चे पढ़ लिख रहे हैं. सो दीज आर द सर्टन कंपैरिजंस आर गिवन. सो वी आर कंपेयरिंग द टेबल ऑफ 1951 विद 2015 एंड 16. हम कंपेयर करके देखें तो हमें दिख रहा है that real per capita income shows a greater rise. क्या दिख रहा है हमें? greater rise which depicts the economic growth of our country. हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ रही है. देखो रियल पर कैपिटा इनकम में हमें क्या दिख रहा है? 1951 में सिर्फ फिगर्स 4 फिगर्स हैं और 15-16 के हमारे फिगर्स कितने हो गए? 5 फिगर्स में दिख रहा है हमें. तो पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी ग्रोथ हुई हमारी. क्रूड डेथ रेट की अगर बात करें हम पर थाउजेंड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें हमें डिक्लाइन दिख रहा है कि पहले डेथ बहुत ज़्यादा हो रही थी. 2 के फिगर्स में हमारी वैल्यू नज़र आ रही है 25.1, लेकिन अब कितनी है? 6.4. 15-16 का कंपैरिजन किया जाए यानी बहुत अच्छा डिडक्शन हुआ. इट इज़ अ गुड इंडिकेटर. नाउ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 51 में हमें 146 दिख रहा है और 2015-16 में शोज एज 34 ओनली. ये भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए. नाउ इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मेल्स का अगर चेक करें तो 37.2 इन 1951 एंड 15-16 में 67. सेम एज फॉर फीमेल ऑल्सो 36.2 एंड 15-16 इट राइजेस बाय 70. सो विच शोज एज अ गुड इंडिकेटर. हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ से लेकर डेथ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी बढ़ गई, यानी अब लोग जल्दी नहीं मर रहे, उनकी जो एज ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है. रीज़न क्योंकि अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का अवेलेबल होना. Last one is literacy rate. Children, it is given in percentage form. In 1951 it's 16.67 और 15-16 में हमें दिख रहा है कि बहुत अच्छा रेशो दिख रहा है 76%, यानी 76% पॉपुलेशन जो है हमारी लिटरेट हो गई. तो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेटर विच शोज द ग्रेटर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सो दीज आर द सर्टन इंडिकेटर्स चिल्ड्रन दैट आई हैव रिटन. आई एम रीडिंग अगेन. In real, that is a whole explanation I am showing you people again. Comparison of this table regarding different indicators. In real per capita income, it shows a great rise which depicts the economic growth of our country. In crude death rate, it shows a decline from 25.1 to 26.4 compared to the 1950s to the 15-16, which is a good indicator. Next, infant mortality rate, which also shows a decline from 146 to 34. Infant mortality rate, good indicator. And life expectancy rate also for males also it rises, for females also it rises, which also shows a good indicator. So with this topic children, this chapter is completed here. We will meet in the next video with the next topic, with the next chapter. Till then, take care, have a nice day ahead. Thank you.